मानव आवाज़ के दो घूंट चाय में आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती मोहम्मद सादिक मज़ाहिरी साहब, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक वक्ता भी हैं और आप उर्दू के एक बड़े लेखक हैं। मानव आवाज़ के दो घूंट चाय में आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती मोहम्मद सादिक मज़ाहिरी साहब, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक वक्ता भी हैं और आप उर्दू के एक बड़े लेखक हैं। आपने बहुत कुछ किताबें समाज के लिए लिखी हैं ताकि समाज उनसे इबरत हासिल करके कुछ ऊंचे मुकाम पर पहुंच सके। तो आइए जानते हैं मुफ्ती सादिक साहब से उनके बारे में। आज कुछ योगी जी ने मदरसों के सर्वे के लिए जो किया है ऐलान, तो घोषणा की है कि सभी मदरसों की जाँच हो, सर्वे हो, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मदरसों का, वो मजहबी इदारे हैं और क़ानूनी तौर पर सबको अपने मज़हब की तालीम देने का मुकम्मल इख्तियार है और हक़ हासिल है। जिस तरह दीगर मज़हब वालों को अपनी तालीम देने का इख्तियार है और वो दे भी रहे हैं, ठीक उसी तरह मुसलमानों को भी इख्तियार है। होना ये चाहिए था कि अगर उनको कोई परेशानी थी या फिर मदरसों के ताल्लुक़ से कुछ डाउट था, तो उन्हें ना सिर्फ ये कि इस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए था, बल्कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको बुलाकर उनसे कुछ मशवरे करने चाहिए थे और जो उस ताल्लुक़ से बातें थी उनके सामने रखकर उसमें कुछ जो कमियां उनको नज़र आ रही थी उनको सही करने की दरख्वास्त करनी चाहिए थी। जिस तरह से आज ये माहौल बना हुआ है, उससे अंदाज़ा होता है कि शायद उनकी नीयतें इस ताल्लुक़ से बहुत अच्छी नहीं हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है उनकी नीयत दुरुस्त हो, लेकिन जो रवैया है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी नीयत बहुत अच्छी नहीं है। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर उनको कोई डाउट है तो आज भी उसका बेहतरीन हल यही है कि वो जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको बुलाएं, बिठाएं, बातचीत करें। सब अपने हैं, चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं और हर एक भारतीय आपस में एक दूसरे का भाई है। बैठकर बात करें, मसाइल को उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और वो उसके ज़रिए से बहुत आसानी के साथ हल हो सकते हैं। मुफ्ती सादिक साहब, आप एक अच्छे वक्ता हैं, तो आप मंचों पर बोलते हैं खड़े होकर। आज की राजनीति किस दौर से गुजर रही है, किस तरफ मोड़ ले रही है, उस पर क्या समझते हैं आप? देखिए, कैसे सुधार आ सकता है? आप अगर देखें तो आज की सियासत का पूरा महल नफ़रत की बुनियादों पर कायम है। सिंपल सा फंडा यह है कि अगर आप किसी भी मुल्क को, ख़ास तौर पर अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, तो वहाँ के अंदर के हालात दुरुस्त किए जाएं और सबसे बेहतर तरीक़ा उसका यह है कि आपसी मोहब्बत और प्यार वहाँ पर कायम किया जाए। जिस मुल्क में मोहब्बत और प्यार कायम होगा, वहाँ पर सब मिलजुल कर एक बेहतरीन कंट्री बना सकते हैं और पावरफुल मुल्क दुनिया को दे सकते हैं। और ये है भी कि हमें आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल होने को हैं। अगर हम इस मुल्क में मोहब्बत और प्यार के साथ रहें और इतना लंबा अरसा गुज़रने के बाद अगर हम एक पावरफुल और मज़बूत मुल्क दुनिया के लिए ना बन सके, तो जाहिर सी बात, ये हमारी महरूमी की बात है। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मुल्क के जो इंसानी हालात हैं, जिससे मोहब्बतें कायम होती हैं और मोहब्बतें उस्तवार होती हैं, उनको करने की ज़रूरत है। आज हमारे समाज में बहुत कुछ बिगाड़ आता जा रहा है, इसके मुतालिक आप क्या समझते हैं? कैसे इसमें सुधार आ सकता है? कुछ गुंजाइश, किसी तरह के क्या अभियान चलाना चाहिए सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से या राजनेताओं के माध्यम से? कैसे इसको सुधार ला जाए? इसमें सबसे पहली बात यह है
کہ جو संस्थाएं हैं, ये जो तंजीमें हैं, उनकी नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत बहुत अच्छी है और वह मुखलिस होकर काम करें और उनका मकसद ये हो कि हमें समाज को और सोसाइटी और मुआशरे को अच्छा बनाना है और बेहतर बनाना है, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी काम हो और बग़ैर मेहनत के और लगन के हासिल नहीं होता है। अगर तंजीमें और संस्थाएं बजाय इसके कि वो दौलत की तरफ भागें या ओहदों की तरफ भागें, वो समाज के ऊपर तवज्जो दें और समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, बिगाड़ बढ़ रहा है, उस बिगाड़ को अगर ख़त्म करने की कोशिश करें और उसके लिए मुस्तकिल तौर पर लाइहा अमल तैयार करें और फिर उसी तरह से आगे बढ़ें, तो इंशाअल्लाह फिर काफ़ी सुधार आ सकता है। क्या आपको कुछ इस तरह की बुराई नज़र आती है समाज में जिसको आप बिल्कुल प्रमुखता से देखते हो? हमने लॉकडाउन में एक किताब लिखी है, इंसानियत की तलाश, तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों का तज्ज़िया किया है और अभी वो छपी नहीं है, इंशाल्लाह छपने वाली है। तो हम जब किसी भी तबके को देखते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसके अंदर हमें बड़ी तादाद में बुराइयां नज़र आती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हकीकत में अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे उनके अंदर बुराइयां बेपनाह हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान अपने आप को सही करने की कोशिश करे। इंसान अपने आप को सही करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह फिर दूसरे जो लोग होंगे उनके भी उसके ऊपर असरात पड़ेंगे और फिर उसके ज़रिए से एक बेहतरीन सोसाइटी और मुआशरा वजूद में आ सकता है। उसके लिए एग्ज़ाम्पल यही है कि शराब, सब कहते हैं और मेरी अपनी नॉलेज के एतबार से तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में बड़ी तादाद जो कि किसी न किसी मज़हब को मानने वालों की है, तो हर मज़हब में तकरीबन शराब के ताल्लुक़ से बात यह है कि शराब पीना उनके मज़हब में सही नहीं समझा जाता है। तो अगर आप शराब के ताल्लुक़ से बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शराब पीना एक ऐसी बुराई है कि जिसके ताल्लुक़ से बहुत बड़ा फसाद और बिगाड़ आ रहा है और बहुत सारी बुराइयां उसकी वजह से जन्म ले रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई संस्था या तंजीम इस ताल्लुक़ से एक्टिव हो और किसी शराबी के पास जाकर कहे कि आप शराब छोड़ दें, तो मैं नहीं समझता अगर उसके दिल में मजबूत इरादा ना हो उसको छोड़ने का, वो छोड़ देगा। इंसान को खुद अपने आप मजबूत होना पड़ेगा अपने आप को अच्छा बनने के लिए, तो इंशाअल्लाह फिर इसी तरह से तमाम बुराइयों का कला कमा हो सकता है। हाँ, खुद अपने आप दृढ़ निश्चय आकर इंसान लेता है तभी उस बुराई को छोड़ सकता है, वो अगर खुद चाहता है। जी। अच्छा, इसमें आप फिलहाल समाज में हमारे शिक्षा के प्रति बड़ा लोगों का एक जोर है, रुझान है, तो क्या आप चाहते हैं ये सही है या कुछ और होना चाहिए में किस तरह माशरे में? जी, मुसलमानों के अंदर तो साफ बात ये है, तालीम के ताल्लुक़ से मुसलमानों के अंदर असल में तालीम के ताल्लुक़ से बात यह है कि मुसलमानों में बड़ा तबका ऐसा है कि जो गुर्बत की हालत में है। अगर मुसलमान अपनी माशी हालत सही कर ले तो इंशाअल्लाह फिर उसके ज़रिए से तालीम भी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में मिल सकती है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता तो है तालीम देना बच्चों को मुसलमानों का, लेकिन उनके पास पैसा ना होने की वजह से वो तालीम नहीं दे पाते हैं और वो दरमियान में तालीम छोड़ देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी तादाद ऐसी है मुसलमानों के बच्चों की जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या IAS में जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता है उसको तैयारी करने के लिए, इसलिए वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से सहयोग के रूप में छात्रवृत्ति की शक्ल में, अनुदान की शक्ल में छात्रों को दे रही है। एक बच्चे को इतनी फीस नहीं है जितना वो अनुदान सरकार देती है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ पाते, ऐसा क्या कारण है? बस ये भी एक जहालत है। असल में उन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि कौन कौन सी सहूलियात, कौन कौन सी आसानियाँ हमारे लिए हैं। अगर उनको मालूम हो जाए तो शायद उसका फ़ायदा हो सकता है। इसलिए
بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے اس سے جاہل رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کہیں نہ کہیں مدرسوں کا ایک رول یا مسجدوں کے اماموں کا کوئی رول آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے؟ مدرسوں کو تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ فری تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کو وظیفے بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ کمال کی بات ہے کہ مدرسے کا ایک ٹیچر جو بچوں کو پڑھاتا ہے وہ قوم سے پیسہ مانگ کر لاتا ہے اور ان بچوں پر خرچ کرتا ہے اور اسی میں سے بہت معمولی تنخواہ اپنی نکالتا ہے۔ تو مدرسوں کا اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑا سینٹر مسجد ہوتی ہے، اگر مسجد کے تمام امام ائمہ حضرات یہ بات طے کر لیں کہ ہمیں قوم کو بیدار کرنا ہے اور قوم اور ملک کے لیے ہمیں نسلوں کو تیار کرنا ہے، اور اس کو بیدار کرنے کے لیے وہ ہر ہفتے جمعے کے دن کچھ ایسے بیانات دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر تعلیمی بیداری آئے یا سیاسی بیداری آئے، سماج کی بیداری آئے، تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ مفتی صادق صاحب، آپ جیسے کہ اردو لیکھک ہیں، آپ نے کچھ اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں جو سماج میں بیداری پیدا کر سکتی ہیں، تو ایسی کچھ کتابیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا مستقل سوشل میڈیا پر لکھنے کا سلسلہ رہتا ہے، اور بحمد الہ بہت بڑا طبقہ الحمدللہ مجھے جانتا ہے، اور ہزاروں آرٹیکلز اس تعلق سے میں لکھ چکا ہوں۔ آئے دن لوگ سوشل میڈیا پر پڑھتے رہتے ہیں۔ رہی بات کتابوں کی، کن کتابیں میں لکھ چکا ہوں جو ابھی چھپی نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد چھپنے والی ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے انسانیت کی تلاش، اور کچھ اسلامیات کے تعلق سے ہیں، دینیات کے تعلق سے ہیں، اور کچھ بڑے لوگوں کی کہ جنہوں نے ایک بہترین اور پاک صاف زندگی گزاری ہے، ان کے کچھ سوانح بایوگرافی بھی لکھی ہیں۔ تو اگر آپ ان کو بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جب انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے تو انشاءاللہ دنیا بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ تھے مفتی محمد صادق صاحب، جو ایک ساماجک کاریہ کرتا کے ساتھ ساتھ ایک وقتہ بھی ہیں اور اردو لیکھک ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو جاگرک کرنے کا ایک بہت اچھا مادھیم بنایا ہے، ذریعہ بنا ہے، اور آپ لگاتار لکھتے رہتے ہیں جن سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔